जय हिंद। तो इस वीडियो में हम प्रमेय 6.4 को देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में प्रमेय 6.3 कर दिया गया था। तो प्रमेय 6.4 जो कि कक्षा 10वीं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। और ये थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम क्या देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है, मतलब प्रमेय क्या कहता है। कहता है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं की अनुपात समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब आपको पहले की तरह इस प्रश्न में भी कह रहा है कि पहला जो आपको कोमा तक है वो आपको दिया हुआ रहता है और इस कोमा के बाद जो भी लिखा हुआ रहता है वो आपको दिखा के प्रूव करना होता है। तो हम पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते, क्या कहता है यदि दो त्रिभुजों में, तो दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। और फिर कहता है दूसरे त्रिभुज की भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की भुजाएं, तो दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। थोड़ा इस आकार से एक बड़ा बनाइएगा, एक छोटा बनाइएगा। इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू आर। कि अनुपात समानुपाती हो अर्थात एक ही अनुपात में हो। मतलब समानुपाती है, इसके भुजा और इसके भुजा एक ही अनुपात में समानुपाती है। इसका मतलब ये होता है अगर इसका हम ए बी लेंगे, इसका ए बी लेंगे पहला वाला त्रिभुज का, तो दूसरा वाला क्या लेंगे, पी क्यू लेंगे और दोनों का क्या निकाल देंगे, अनुपात बराबर। अब जो ए सी इसका लेंगे तो इसका क्या ले लेंगे, पी आर ले लेंगे ये वाला। तो इसका ए सी बटे क्या हो जाएगा, पी आर बराबर होगा, अनुपात कहता है, इसका लेते हैं बी सी तो इसका हो जाएगा क्यू आर। तो हो जाएगा यहाँ पर आपको बी सी बटे क्यू आर। मतलब ये आपको क्या है दिया गया। पहला स्टेटमेंट जो कहा यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं की अनुपात समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो, इसका मतलब ये है ए बी बट्टे पी क्यू ए सी बट्टे पी आर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। ये आपको दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब बराबर। इसका अगर संगत कोण बराबर दिखाते ये वाला और ये वाला, संगत कोण कहलाएगा बी वाला, इसका क्यू वाला बराबर होगा और एंगल सी बराबर एंगल आर। अगर इतना दिखा देते हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अर्थात आपको दिखाना होगा एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। ये अगर आप दिखा देते हैं तो त्रिभुज ए बी सी जो है, ए बी सी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो मतलब आपको इतना दिया गया है, इतना अगर दिखाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। समझ गए बात को। आपको जो प्रश्न करा था इस हिसाब से ये आपको रॉप में हम बता दिए। अब हम इसको देखते हैं आगे थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से। इसको थोड़ा अच्छा से बना लिए, ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर बना लिए। ये अभी रचना भी करना पड़ता है, इसको हम बना लिए हैं। तो मतलब ये आप फिगर अच्छा से बना लीजिएगा। इसके बाद इसी को थोड़ा सा भाषा में लिख लीजिएगा। तो लिखे हैं यहाँ पे कि दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में, ए बी सी तथा पी क्यू आर में क्या दिया गया है, ए बी बट्टे पी क्यू ए सी बट्टे पी आर बी सी बट्टे क्यू आर हो। तो क्या दिया गया, ए बी बट्टे पी क्यू ए सी बट्टे पी आर बी सी बट्टे क्यू आर ये सारे बराबर हो। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर क्यू, एंगल सी बराबर आर, एंगल ए बराबर पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। ये आपको लिख दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही बात को यहाँ पे थोड़ा सिस्टम में और त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रचना। तो रचना हम क्या किए हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है इसके भुजा पी क्यू पर एक बिंदु क्या ले लिए हैं, डी ले लिए हैं और भुजा पी आर पे एक बिंदु ई ले लिए हैं और दोनों को इस प्रकार मिला दिए हैं कि आपको दोनों को इस प्रकार मिला दिए हैं कि इसका ए बी जो है ना ये बराबर हो जाएगा पी डी का और ए सी जो बराबर हो जाएगा पी ई का। इस प्रकार से रचना हम किए हैं।
तो ये रचना इसको ऐसे करके बना लीजिएगा। तो यही रचना को हम यहाँ पे थोड़ा सा भाषा में लिख दिए हैं। देखिए क्या लिखे हैं, भुजा, क्या लिखे हैं, भुजा पी क्यू पर एक बिंदु डी लिया, भुजा पी क्यू पर एक बिंदु क्या लिया है, डी लिया। इसके बाद तथा भुजा पी आर पर एक बिंदु ई लिया, भुजा पी आर पर एक बिंदु क्या लिया, ई लिया, भुजा पी आर पर एक बिंदु ई लिया। और डी और ई को इस प्रकार मिलाया कि, डी और ई को इस प्रकार मिलाया कि जो है ए बी जो है बराबर हो जाएगा पी डी का। क्या हो जाएगा, ए पी जो है बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी जो बराबर हो जाएगा पी डी का। क्या हो जाएगा, ए बी जो है बराबर हो जाएगा पी डी का, मतलब ये ए बी जो है ये बराबर हो जाएगा पी डी का, ये ए सी जो है ये बराबर हो जाएगा पी ई का। यही बात लिख दिए, ए सी बराबर पी। तो अब हम देखते हैं परमान में। परमान हम क्या लेते हैं, जो आपको दिया हुआ रहता है ना प्रश्न में, उस चीज़ को लिखते हैं और इसी का प्रयोग करते हुए हमें जो लाना होता है हम वो करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ था ए बी बट्टे पी क्यू शुरू में, ए सी बट्टे पी आर, बी सी बट्टे क्यू आर। लेकिन इनमें हम क्या करेंगे, जिसका ज़रूरत है उसी को केवल लिखेंगे। तो इनमें हम क्या करेंगे, जो इस त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से संबंधित है उसको केवल लिख लेंगे, और जो पहला त्रिभुज से संबंधित है उसमें उतना मतलब नहीं रखेंगे। तो इनमें हम क्या कर लेते हैं, ए बी बट्टे पी क्यू को छांट के लिख लेते हैं, ए बी बट्टे पी क्यू, और ए सी बट्टे पी आर को छांट के लिख लेते हैं। आप कहिएगा कि ये दो को छांट के लिख लिए, इसको क्यों नहीं लिखे, तो मेरा मकसद है कि अगर हम ए बी बट्टे पी क्यू लेते हैं और ए सी बट्टे पी आर लेते हैं और ए बी को पी डी के बराबर दिखाए हैं, तो हम ए बी के बदले में हम पी डी लिख देंगे और ए सी के बदले में ए ई लिख देंगे, जिसके कारण हम इसमें इसके संगत कोण को दिखाने में हम थोड़ा कामयाब बन जाएंगे, क्योंकि हमें कोण को संगत दिखाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब इस जगह पर हम क्या कर लेते हैं, ए बी के जगह पे, ए बी के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, पी डी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पी डी। अब कहिएगा क्यों पी डी लिखे, नीचे हम पी क्यू का पी क्यू ही रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि रचना के हिसाब से ए बी जो है ना ये बराबर दिखाए थे पी डी का, नहीं दिखाए थे, याद कीजिए, और ए सी को बराबर दिखाए थे पी ई का, इसलिए हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर, ए सी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए सी की जगह पे पी ई लिख देंगे। तो ए सी की जगह पी लिख दिया बटे पी आर। यहाँ पे आप इंडिकेट कर दीजिए रचना से, इंडिकेट कर दिए। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा रिवर्स में जाएंगे, इनको थोड़ा सा उल्टा देंगे, दोनों तरफ पलट देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ पलटने पर। अब कहिएगा ऐसा हम दोनों तरफ पलट क्यों रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप परमेय 6.2 को याद कीजिए, अगर आपको पी डी बट्टे डी क्यू और पी ई बट्टे पी ई आर रहता, तो आप क्या कर सकते थे, डी ई जो होगा समांतर हो जाएगा किसका, क्यू आर का हो जाएगा, ना हो जाएगा। अगर इसके बट्टे ये और इसके बट्टे ये हो जाए तो आप इसको समांतर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप जो यहाँ पे निकाले हैं पी डी बट्टे पी क्यू, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाता है, क्योंकि आपको डी क्यू ही चाहिए था, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, हम लाना चाहते हैं पी डी बट्टे डी क्यू और पी ई बट्टे ई आर, इसलिए इसको ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। ये दोनों तरफ पलट देते हैं, दोनों तरफ पलटेंगे तो आपका पी क्यू जो है ऊपर चले जाएगा और पी डी जो है नीचे आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लिखेंगे। फिर पी आर कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और पी ई कहाँ चले आएगा, नीचे आ जाएगा। अब इनमें क्या कर दीजिए, दोनों तरफ एक घटा दीजिए, दोनों तरफ क्या करेंगे, एक घटा देंगे, दोनों तरफ एक घटाने पर, एक घटाने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। तो एक तरफ आपको क्या है यहाँ पे दिया गया, पी क्यू बट्टे पी डी अब माइनस एक, अब बराबर पी आर बट्टे पी ई, इनमें भी क्या कर दीजिए, एक घटा दीजिए। अब हम आगे देख, अब यहाँ पे क्या किए हैं, पी क्यू बट्टे पी डी में से एक घटा दिए और पी आर बट्टे पी ई में से भी क्या कर दिए, एक घटा दिए। अब इनको हम थोड़ा सा लिख देते सिस्टम में, पी क्यू बट्टे पी डी माइनस एक है तो एक बट्टे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, बराबर का चिन्ह पी आर बट्टे
पी ई पी आर बटे पी ई पी है ये पी ई माइनस एक है, एक बटे कुछ नहीं तो एक है, इनका थोड़ा सा भिन्न का जोड़ टाइप से घटाता है, इस टाइप से निकाल लीजिए। पी डी और एक कैल्शियम निकालिए, पी डी हो जाएगा, पी डी से भगा दीजिए, कट जाएगा, एक एक को पी क्यू से गुना कीजिए तो पी क्यू माइनस एक को कितना और पड़ेगा पी डी, पी डी इसको एक से गुना कीजिए तो हो जाएगा पी क्यू माइनस पी डी बराबर पीई और एक कैल्शियम निकालिएगा तो पीई हो जाएगा, और इसके बाद पी में पी से भगा एक एक को पी आर से गुना कीजिए तो पी आर हो जाएगा, माइनस एक को कितना बार पड़ेगा पी ओ, पी बार एक उसको एक से गुना कीजिए तो हो जाएगा पी ई। अब थोड़ा सा हम फिगर को देखते हैं। अब यहाँ फिगर को जब देखिएगा तो देखिए पी क्यू माइनस पी डी है, पी क्यू ये पूरा हो गया, इनमें क्या घट रहा है आपको पी डी घट रहा है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को काट के हटा देंगे तो आपको यहीं तक ना बचेगा, तो मतलब पी क्यू माइनस पी डी जब घटा दीजिएगा तो बचेगा यही वाला ना, तो इसको हम डी क्यू लिख सकते हैं, तो पी क्यू माइनस पी डी को हम क्या लिख सकते हैं डी क्यू, और नीचे में है पी डी तो पी डी लिख देंगे बराबर। अब यहाँ पे देखिए पी आर में से क्या घट रहा है पी ई घट रहा है, तो पी आर कहाँ से यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक आता है पी आर, इनमें घटा क्या रहे हैं पी ई, यहाँ से लेकर के यहीं तक घट जाएगा तो बचेगा यहीं तक, तो इसलिए ई आर लिख सकते हैं, पी आर माइनस पी ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं ई आर लिख सकते हैं, अब बटे पी ई है तो पी ई लिख देंगे। अब हम इस पे थोड़ा सा सोच, अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं डी क्यू बटे पी डी आ गया, ई आर बटे पी ई आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं डी क्यू बटे पी डी आ गया और ई आर बटे पी ई आ गया, मतलब ये उल्टा आ रहा है। इसको आप फिर दोनों तरफ क्या कर दीजिए, दोनों तरफ एक बार पलट दीजिए, दोनों तरफ पलटने पर जब दोनों तरफ पलट देते हैं तो पी डी ऊपर चले जाएगा और आपको पी डी ऊपर चले जाएगा और आपको डी क्यू क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, नीचे लिख देंगे बराबर पी ई कहाँ चले जाएगा ऊपर चले जाएगा और ई आर आ जाएगा आपको नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर पे देखिए आप क्या प्रूफ कर दिए पी डी बटे डी क्यू और पी ई बटे ई आर, तो ये त्रिभुज जब पी डी बटे डी क्यू पी ई बटे ई आर होता है तो इसका मतलब डी ई समांतर क्या है क्यू आर का, कैसे तो थेल्स प्रमेय के विलोम से। आप प्रमेय 6.2 में जानते होंगे अगर इसका अनुपात बराबर दिया हुआ रहे तो वो भुजा क्या होते हैं समांतर होते हैं, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से आप क्या लिख सकते हैं मतलब डी ई जो है ये समांतर हो जाएगा, डी ई जो है समांतर हो जाएगा किसका क्यू आर का। जब डी ई समांतर हो जाएगा क्यू आर का तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये है अगर कोई त्रिभुज है, कोई दो लाइन समांतर है और इसके साइड से अगर एक तिर्यक रेखा गुजर रहा है तो इसका ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो सेम कंडीशन देखिए ये से भुजा और ये भुजा क्या आपको समांतर है तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, अब फिर ये और ये समांतर है तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो इसको हम संगत कोण कहते हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं एंगल डी बराबर एंगल क्यू, ये संगत कोण है, संगत कोण है। इसके बाद एंगल जो है ई जो है बराबर हो जाएगा एंगल आर के, एंगल ई जो है बराबर हो जाएंगे एंगल आर के, ये भी संगत कोण से ये बराबर हो जाएंगे। अब ये बराबर करना क्यों जरूरी हो गया, हम इसलिए बराबर क्योंकि हमें ये दिखाना है कि त्रिभुज पी डी ई जो है ना पी डी ई ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि आप 9th क्लास में या पहले पढ़े होंगे एंगल समरूपता कसौटी से अगर कोई दो त्रिभुज के दो कोण अगर संगत कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं समरूप हो जाते हैं। तो ए समरूपता कसौटी से
ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से आप क्या कर सकते हैं, ये छोटका त्रिभुज आपको है PDE, तो त्रिभुज PDE जो है ये आपको समरूप हो जाएगा त्रिभुज बड़का PQR, क्योंकि इसका ये कोण बराबर है, इसका ये कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज जो है आपको PQR, मतलब छोटका त्रिभुज PDE और बड़का त्रिभुज PQR, ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब समरूप क्यों किए, तो इसके पीछे भी एक रीजन। अब समरूप जब हो गया तो समरूप करने से ये फायदा हुआ, अब जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये छोटका त्रिभुज का PD, इसीलिए हम लिख सकते हैं छोटका त्रिभुज का PD और बड़का त्रिभुज का PQ का अनुपात बराबर हो जाएगा छोटका त्रिभुज का PE और बड़का त्रिभुज का PR का अनुपात, और फिर छोटका त्रिभुज में DE आता है, DE और बड़का त्रिभुज का QR का जो अनुपात है ये बराबर, क्योंकि दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनका संगत भुजा का अनुपात एक ही अनुपात में समानुपाती होता है। ये समीकरण 1 मान लीजिए आप। अब पुनः आप जानते हैं एक समीकरण और उतारिए। आप जानते हैं शुरू में आपको दिया हुआ था AB बटे PQ, आपको नहीं दिया गया था शुरू में ही, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर क्या कहते हैं BC बटे QR, ये आपको दिया हुआ था। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, चेंज करके आप क्या लिख सकते हैं, AB जो है ये बराबर किसका था, PD का, रचना के हिसाब से, तो AB की जगह पे क्या लिख दीजिए, PD बटे PQ, ये आपको दिया हुआ था, इसके बाद AC जो है आप बराबर रचना के हिसाब से किसका लिखे थे, PE का, तो PE लिख देंगे, अब बटे PR, और BC तो किसी के बराबर नहीं दिखाए थे, BC बटे QR का, QR आने दीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब ऐसा हम क्यों किए, तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ऐसा करने का पीछे मेरा मकसद है, समीकरण 1 और 2 जब तुलना करेंगे तो समीकरण 1 में देखिए PD बटे PQ लिखा हुआ, समीकरण 2 में PD बटे PQ लिखा हुआ, समीकरण 1 में देखिए PE बटे PR और समीकरण 2 में भी PE बटे PR आ गया। लेकिन एक ही चीज़ बराबर नहीं है, इसमें DE बटे QR है, इसमें BC बटे QR है। जब समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे जिससे DE बटे QR BC बटे QR क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, और ये सारे दो ऑटोमेटिक पहले से बराबर है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, एक चीज़ निकाल लेंगे। अब समीकरण हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 पर जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका देखिए ये वाला समीकरण 2 का ये वाला बराबर है, समीकरण 1 का ये वाला और समीकरण 2 का ये वाला बराबर है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम घेर दिए, आप थोड़ा सा अच्छा से इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हम क्या लिख देंगे DE बटे QR, क्योंकि इधर तो सब बराबर है, तो यही तो बराबर है, नहीं है, DE बटे QR है, BC बटे QR, मतलब इसके ऊपर में D आ गया, इसके ऊपर में BC आ गया है, तो DE बटे QR BC बटे क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। अब QR नीचे में है तो कट जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, DE बराबर BC, यही चीज़ को ढूंढने के लिए हमें इतना करना पड़ा। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE को हम क्या कर सकते हैं, सर्वांगसम दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सर्वांगसम, कि प्रत्येक भुजा बराबर हो तो सर्वांगसम होता है। तो आप लिख सकते हैं इस त्रिभुज का ABC का AB ले लीजिए, ये बराबर हो जाएगा PD का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप रचना के हिसाब से आप बराबर दिखा दिए हैं, ये बराबर हो जाएगा। इसके बाद इस त्रिभुज का ABC का AC ले लीजिए और इसका ले लीजिए PE, ये क्यों बराबर हो जाएगा, ये भी आप रचना में दिखा दिए।
रचना से। और इसका जो BC जो है ये बराबर हो जाएगा QR का। आपका BC क्यों हो जाएगा बराबर QR का? क्योंकि अभी जस्ट आप सिद्ध किए हैं, नहीं किए ऐसे DE बराबर BC। DE बराबर क्या सिद्ध किए हैं? BC। और सॉरी इसका QR लिख दिया हम, QR नहीं DE लीजिए इसका, DE, क्योंकि PDE में नहीं है ना, PDE में। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? DE। DE बराबर BC और BC बराबर DE एक ही मतलब होता है। तो इसीलिए आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा यहाँ पे? त्रिभुज जो है ABC जो है इस सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PDE का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस त्रिभुज का तीनों एक AB BC तथा AC, इस त्रिभुज का PD DE और PE ये सारे क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इसका तीनों भुजा और इसका भी तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। तो एस सर्वांग समता कसौटी से आप लिख सकते हैं, तीनों भुजा है तो तीनों भुजा को एस मतलब साइड, फिर एस मतलब साइड, एस मतलब साइड, तीनों भुजा बराबर है। एस सर्वांग समता कसौटी से ये क्या हो गया? आपको सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है? प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो हम ABC का इसका एंगल A बराबर हो जाएगा इसका एंगल P का। इसका एंगल B जो है ये बराबर हो जाएगा एंगल D का। और इसका जो है एंगल C जो है बराबर हो जाएगा एंगल E का, इतना आप अभी जस्ट दिखाए हैं। लेकिन आप पहले से क्या जानते हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये अभी आप एंगल A बराबर P, एंगल B बराबर D, एंगल C बराबर E आप अभी प्रूव किए हैं। लेकिन आप पहले से एक बात ये प्रूव करके रखे थे कि इसका ये कोण एंगल D जो है ना, एंगल D जो है ये बराबर था एंगल Q के। क्योंकि आप ये कोण और ये कोण पहले बताए थे, ये संगत कोण के हिसाब से आप बराबर दिखाए थे। और एंगल E जो है ये बराबर था आपको एंगल R के बराबर था। कौन कोण के हिसाब से? संगत कोण के हिसाब से बराबर दिखाए थे। और एंगल A जो है और P जो, ये तो ऑटोमेटिक पहले से बराबर है, इसको तो लेकर हम चल जाएंगे। इसीलिए जब हम इन सब पे तरह से हम तुलना करते थे, एंगल A और एंगल P ये ऑटोमेटिक बराबर रहेगा। क्यों ऑटोमेटिक बराबर रहेगा? क्योंकि ये तीन त्रिभुज में ये PDE, PQR और ABC ये ऊपर वाला सब में रहता है, ये दो संगत कोण हमेशा रहता है। इसलिए एंगल A बराबर P तो रहबे करेगा। अब हमें विशेष करके देखना यहाँ पे है, विशेष करके देखना ये है, यहाँ पर आप देख लीजिए एंगल D जो है ना ये Q के बराबर है। लेकिन D जो है किसके बराबर है? Q के बराबर है। लेकिन D जो है B के भी बराबर है। मतलब हम थोड़ा सा फिगर में आप समझिएगा तो बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एंगल B जो है D के बराबर है। एंगल B जो है आपको किसके बराबर है? D के बराबर है। लेकिन D जो है ना ये आपको एंगल D जो है ना Q के भी बराबर है, Q के भी बराबर है। B जो है D के बराबर है, D जो है Q के भी बराबर है। इसका मतलब B जो है Q के भी बराबर होगा, ना होगा? तो इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल B बराबर एंगल B बराबर एंगल Q लिख सकते हैं। एंगल B बराबर एंगल Q लिख सकते हैं। एंगल B बराबर एंगल Q लिख सकते हैं। फिर इसको तुलना करके देखिए, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए एंगल E जो है ना R के बराबर है, लेकिन एंगल E जो है ये C के भी बराबर है। मतलब यहाँ फिगर में थोड़ा सा अच्छा समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल E जो है ना E वाला ये किसके बराबर है? R के बराबर। E जो है R के बराबर है, लेकिन आपको E जो है ना ये C के भी बराबर है। मतलब C है E के बराबर, E है R के बराबर। इसका मतलब C जो है R के भी बराबर होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल C बराबर एंगल R। और यही आपको लाना था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर एंगल P दिखा दिए, A बराबर एंगल P दिखा दिए। इसका एंगल B बराबर एंगल Q दिखा दिए। और एंगल C बराबर जो है ना इसका एंगल R दिखा दिया। यही आपको लाना था।
और जब इतना दिखा दिए संगत कोण सब बराबर हो गया, इसीलिए जो है आपको त्रिभुज जो है त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा कठिन है, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा और बारीकी से नोट कर लीजिएगा। अगर आप इतना देखते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू, जय हिंद।